रूपी का कैसे स्वाहा होने वाला है, रूपी क्यों गिरने वाला है, क्योंकि ये बात कई लोग कर रहे हैं। $1 100 नहीं, बल्कि $1 110 के बराबर हो जाएगा अगर यही चला। हमारी जो रुपया है उसकी डिमांड नहीं है। हमारी करेंसी को बाहर के देश, बाहर के लोग, बैंक, इंस्टीट्यूशन, सरकारें, वो उसकी डिमांड नहीं कर रहे। जॉर्ज सोरोस ने 1 बिलियन पाउंड का मुनाफा कमाया था एक दिन में, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। अर्थव्यवस्था में अगर हमें कोई नया ग्रोथ का इंजन नहीं मिला और कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कि हम रुपये की डिमांड बूस्ट कर पाए, जो इंपोर्ट खरीदने का प्रेशर है वो हमको और नीचे खींचेगा। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है धूल चटा दिया ट्रेडर्स ने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस खेत की मूली है। निवेश जो है हमसे रूठ के कहीं और जा रहा है, और जब तक वो निवेश जो है वापस नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति जो मुद्रा की है, क्योंकि अगर निवेश नहीं आएगा तो आपके रुपए की डिमांड नहीं बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी तो रुपया गिरेगा और लुढ़केगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट तक बॉन्ड मार्केट से डरते हैं, क्योंकि अगर आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो या तो आपको टैक्स वसूली करनी होगी या तो आपको कर्जा बेचना होगा। और अगर आपको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, यानी आपका बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में या मार्केट में खरीदने को तैयार कोई नहीं है, तब आपका दिवाला पिटियाएगा। आपको भी सोना गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने रखा था 1991 में। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मनु शर्मा, पार्टनर FOI, स्कॉलर हैं, दिग्गज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो हमारे साथ आज एक चिंतन मंथन करने वाले बौद्धिक व्यक्ति जुड़े हैं। मनु भैया नमस्कार, स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस भाई चल रही है। वॉशिंगटन DC में देख रहे हैं, हमने वीडियो रिकॉर्ड किया अंग्रेजी में। अभी हमने बात की किस तरह US ट्रेजरी ने येन के लिए यूरो स्वाहा कर दिए, और अब बात करेंगे हम रूपी का कैसे स्वाहा होने वाला है, रूपी क्यों गिरने वाला है, क्योंकि ये बात कई लोग कर रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, ट्रेडर कर रहे हैं। पब्लिक में बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से हमारे ही अभिन्न मित्र बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और 3 हेडलाइन तुरंत मैं पढ़ूंगा, और उन तीनों हेडलाइन का आप जो हैं अनुवाद का मतलब आप विश्लेषण करें भाई। इंडिया सेंट्रल बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड बुक, ये 2 दिन पहले की हेडलाइन है भाई, रॉयटर्स की है। श्रिंक स्लाइटली टू $103.3 बिलियन, मतलब ये पहले 103.3 बिलियन से भी ज्यादा जो है फॉरवर्ड बुक की पोजीशन थी। अब ये समझाना होगा, बहुत से लोग जो अर्थशास्त्र नहीं पढ़े हैं, जैसे मेरी माँ ने नहीं कभी अर्थशास्त्र पढ़ा है, उनको आपको समझाना होगा सरल भाव में कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है। फिर दूसरा जो है, दूसरी हेडलाइन ये है कि ये आई जुलाई 30 को, और ये बात हो रही है कि ये पिछले हफ्ते की बात है, तो जुलाई 30 की नहीं है ये बात, ये है जुलाई 24 की शायद बात, जुलाई 24 या 23 शुक्रवार की, कि RBI सोल्ड अबाउट 7 बिलियन टू डिफेंड रूपी ऑन फ्राइडे। तो ठीक है, तो ये फ्राइडे हो गया 24 की बात, 23 की नहीं, 24 जुलाई की। $7 बिलियन रुपए को बचाने के लिए RBI ने बेच दी। ठीक है, ये एक सुर्खी है। और तीसरी ये है मई की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि हाउ इंडियाज नेट FDI वेंट फ्रॉम 28 बिलियन टू $1 बिलियन इन 2 years। और ये तीनों सुर्खियां हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र ने भेजी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उनका नाम नहीं लेंगे, बेचारे को नौकरी करनी है।
लेकिन वो बड़े चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि रुपया गिरेगा और 100 आज मतलब $100 अरे $1 $100 नहीं, बल्कि $1 $110 के बराबर हो जाएगा अगर यही चला। और ये अहम बात यह है, हमारे दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि डॉलर स्वयं गिर रहा है। ये हमने एफओआई के जियोपॉलिटिकल रिस्क मॉनिटर में बात की, तो गिरते हुए डॉलर के खिलाफ रुपया गिर रहा है, तो रुपया तो बहुत ही गिर रहा है। तो बताइए मनु, ये 3 सुर्खियां अनुवाद करिए, क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, मैं पहले तो ये समझाना चाहूंगा सबको, जो अर्थशास्त्र है उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, और अर्थशास्त्र में जो नियम है वो गुरुत्वाकर्षण की तरह है। दिखाई तो देते नहीं, लेकिन जब कोई चीज गिर जाती है तब समझ आता है कि भाई हाँ, गुरुत्वाकर्षण था। उसी प्रकार से क्या है कि जब कोई आप मुद्रा कह लीजिए, करेंसी कह लीजिए, या कोई और भी आंकड़ा कह लीजिए, निवेश कह लीजिए, आर्थिक जो है एक तरीके से सफलता कह लीजिए किसी देश की, तो उन सब के लेके कुछ ना कुछ नियम है, एक नियमावली है जिसी के तहत आप देख सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं दूंगा कि जो एक सर्वशक्तिमान साम्राज्य था सोवियत संघ का, उसको भी जब कर्जा बहुत ज्यादा हो गया तो उनके सेंट्रल बैंक को और उनकी सरकार को भी कर्जा मिलने में दिक्कत आई थी। यानी कि वो भी जो उनके बॉन्ड जो थे, जो भी इशू कर रहे थे या बॉन्ड के नाम पे साम्यवादी थे, वो कुछ और भी बोलते थे उसको, तो उनको भी समस्या आई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकार और सरकार से जुड़े इदारे हैं, जैसे आरबीआई हो गया, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, इन सब की शक्तियां जो हैं वो देश की बाउंड्री के अंदर तक ही हैं। जहां देश की सीमा समाप्त होती है उसके परे उनकी शक्ति नहीं होती। तो अब ये मैं बात क्यों करूंगा? ये मैं बात इसलिए करूंगा कि जब मुद्रा की बात आती है, करेंसी रुपए की बात आती है, क्योंकि हम रुपए के गिरने की और गिरावट की थोड़ी सी बात करने वाले हैं, तो रुपए की गिरावट जब हम बोलते हैं हुई, तो बनिस्बत किसके हुई? तो बनिस्बत होती है और मुद्राओं के, और देश की करेंसी होती। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? तो इन सब के पीछे जो कारण होते हैं वो अंतरराष्ट्रीय होते हैं, वो डोमेस्टिक नहीं होते। वो आप जिसे कहेंगे कि भाई कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती कि आप डोमेस्टिकली ही जिसको करके छुटकारा पा सकें। तो जब पहली बात हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉरवर्ड बुक जो थी, जिसके बारे में बात करी, जो थोड़ी छोटी हो गई आगे से, तो फॉरवर्ड का होना क्या है, यही सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा। बिल्कुल, ये अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि शॉर्ट क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है। क्योंकि जिस तरह ग्रीक और लैटिन विदेश में है, उसी तरह संस्कृत स्वदेश में है, लेकिन मंत्रोच्चारण किसी को समझ में नहीं आता है। तो राज पंडित हैं मनु शर्मा, तो आज राज पंडित जो है बताएंगे कि फाइनेंस के मंत्रों का क्या अर्थ है। तो इसमें देखिए बड़ी साधारण सी बात है, ये है वायदा बाजार। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो सर्वशक्तिमान संप्रभुता से संपूर्ण एक संस्था है, जिसको कि बहुत ही शक्तिशाली लोग चलाते हैं, वह भी आईएएस चलाते हैं भाई, साहब बहादुर जी, वो भी बाजार का एक पार्टिसिपेंट है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आरबीआई जो है वो उसी पटल पे खड़ा है जहां बाकी के प्राइवेट बैंक, मैं फिर बोलूंगा प्राइवेट बैंक, उनकी काउंटर पार्टी यानी उनके समकक्ष होते हैं। तो आप बोलेंगे किस चीज की? तो देखिए, जो वायदा बाजार होता है, वायदा बाजार इस तरीके से चलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वायदा बाजार में उतर के बोलेंगे कि भाई ऐसा है, आने वाले 2 महीने में या 1 महीने में हम $100 अरब बेचेंगे। ठीक है, $100 अरब बेचेंगे और उसके बदले इस रुपए के रेट पे बेचेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जिस चीज की डिमांड होती है वो चीज एप्रिशिएट यानी महंगी होती जाती है, और जिसकी डिमांड नहीं होती वो कम हो जाती है।
तो जब रुपया पिटने लगता है, गिरने लगता है, तो आपको एक आर्टिफिशियल डिमांड बनानी पड़ती है। वो कैसे बनाएंगे? आप जाके बोलेंगे अच्छा और कोई नहीं खरीद रहा तो भाई हम ही खरीद लेते हैं। हम कौन? हमसे तात्पर्य आरबीआई। और ये हर देश का बैंक ये करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत है या सही है, ये एक पॉलिसी डिसीजन होता है, ये लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक अकाउंटिंग की एंट्रीज बनती हैं जिसमें आपके जितने वायदे होते हैं वो नोट किए जाते हैं। कि आपने गोल्डमैन सैक्स को बोला, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट संस्था है, कि भाई आपको 25 अरब डॉलर देंगे और $1 का रेट होगा, सपोज करिए 95 रुपीज, 95 रुपए। फिर आपने मॉर्गन स्टैनली से वायदा कर लिया, फिर आपने शायद किसी और सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान से वायदा किया। ऐसे करके आप सिर्फ एक मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह अपने करेंसी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई जो है, उसकी जो वायदे की बुक है वो तकरीबन 103 की है इस खबर के हिसाब से। यानी कि आरबीआई ने इतना डॉलर जो है कमिट किया हुआ है कि वो बेचेंगे अपने वायदे के उसमें, कि उस वायदे के अनुसार जो दूसरे बैंक हैं वो इनसे डॉलर खरीदेंगे और रुपया दे देंगे और ये रुपया खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बुक। यानी कि फ्यूचर में, फॉरवर्ड में जो खरीद बेच करनी है उसका वायदा आज कर दिया गया और दाम अभी तय कर दिया है। दाम भी अभी तय करना था, वरना वायदा किस बात का? बिल्कुल वरना सही वायदा बात किस कि बात इस का? दाम पे हम आपको इस तिथि में जो है आपको डॉलर बेच देंगे इतने रुपए के लिए, बस। तो वायदा बाजार में रिजर्व बैंक को भी जाना पड़ता है। और ये मैं बात बार बार लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि भारत में एक भ्रांति रहती है कि जो सरकारी चीज है वो मतलब बिल्कुल एक साधारण मनुष्य के पटल से ऊपर उठ के चीज होती है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ नहीं है। जबकि विश्व भर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर को कुछ नहीं समझता। तो ये बात हर व्यक्ति, हर सिटीजन को समझनी होगी। जब अर्थशास्त्र का पटल आता है, वहां पे चाहे आप आरबीआई हो या फिर आप एसबीआई हो या आप कोई अन्य बैंक, प्राइवेट कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, सब बराबर है। भाई दो चीजें, तुमने बात की इकोनॉमिक लॉज ऑफ ग्रेविटी की, मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम दोनों लोग थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़े हैं, हम दोनों लोग ने ये क्लास में पढ़ा था। इस पे बीबीसी की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, ब्लैक वेंसडे, 1992 की। उस दिन जॉर्ज सोरोस ने 1 बिलियन पाउंड का मुनाफा कमाया था एक दिन में, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या प्रयास किया, पाउंड की वैल्यू रिटेन करने के लिए उन्होंने बेचना चालू किया अपने रिजर्व्स, और शॉर्ट लगा दिया, लोगों ने बेचते चले गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि रिजर्व्स तो किनके खत्म हो जाएंगे, और पाउंड क्रैश कर गया एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो यूरोप का था उससे। उसके बाद जॉन मेजर की सरकार भले ही 100 भले काम की और इकोनॉमी को काफी कुछ दुरुस्त कर ली, लेकिन उसके बाद उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और 1997 में 1997 में टोनी ब्लेयर घोड़े पे सवार 10 डाउनिंग स्ट्रीट में घुस गए और कंजर्वेटिव्स बहुत दिन ऑपोजिशन में रहे। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, और इंडिया पुरानी ब्रिटिश कॉलोनी है, पुराने ब्रिटिश सिस्टम जो है से आज तक चिपकी हुई है कॉलोनियल सिस्टम से। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है धूल चटा दिया ट्रेडर्स ने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस खेत की मूली है? देखिए, मैं दर्शकों को यह समझाना चाह रहा हूं कि एक प्राइवेट ट्रेडर जब बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये वही बैंक ऑफ इंग्लैंड है जहां पे हमको 1991 के रिफॉर्म्स के पहले सोना गिरवी रखना पड़ा था, ये वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसको धूल चटा दी जॉर्ज सोरोस नाम के एक ट्रेडर ने। और ये सोरोस भाई साहब कौन है, जिनका नाम लेके आजकल मीडिया में चलता रहता है
कि भाई सोरोस ने ये किया, ये वो वाले सोरोस की बात हो रही है। तो उन सोरोस ने अपना पैसा जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेडिंग करते हुए बनाया। और इससे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार सरकारों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और ये कोई सिर्फ एक आध देश की बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड के साथ हुआ, सोवियत संघ के साथ हुआ, फिर उसके बाद एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया तो साउथ ईस्ट एशिया के सब देशों के साथ हुआ, और ये होता आया है। तो ये जनता को जानना बड़ा जरूरी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अगर वायदा बाजार में पार्ट ले रहे हैं तो वो कोई गलत चीज है। नहीं, ये एक नॉर्मल सी चीज है, ये होता है, और ये एक जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसका पार्ट है। भाई इसी बात पे जेम्स कार्विल को मैं याद दिलाता हूं सबको, भारतवासियों को उनका नाम नहीं पता होगा, बहुत बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट थे। और जेम्स कार्विल ने क्या बोला कि भाई मैं बॉन्ड मार्केट बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट का पावर है, बॉन्ड मार्केट मतलब हर देश आजकल कर्जा लेता है, कर्जा वो बेचता है बॉन्ड के रूप में, बॉन्ड बाजार में बिकता है। और उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट वगैरह की क्या औकात है, असली पावर तो बॉन्ड मार्केट है भाई, अगले जन्म में मैं बॉन्ड मार्केट बनना चाहूंगा। तो ये सिर्फ इंग्लैंड, सोवियत रूस नहीं, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, जहां मैं बैठा हूं वॉशिंगटन डीसी में, वहां भी ट्रेजरी सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट तक बॉन्ड मार्केट से डरते हैं। क्योंकि अगर आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो या तो आपको टैक्स वसूली करनी होगी या तो आपको कर्जा बेचना होगा। और अगर आपको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, यानी आपका बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में या मार्केट में खरीदने को तैयार कोई नहीं है, तब आपका दिवाला पिटियाएगा, आपको भी सोना गिरवी रखना पड़ेगा जैसे इंडिया ने रखा था 1991 में। तो इसीलिए सारी सरकारें बॉन्ड मार्केट से भयभीत रहती हैं। तो मनु भाई 101.3 बिलियन है ये फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन। हाँ, बस मैं इसमें ये क्लैरिफाई करूंगा, ये करेंसी मार्केट, ये करेंसी का वायदा बाजार है, करेंसी डेरिवेटिव है। तो बॉन्ड जो है वो कर्जे का बाजार होता है, कर्जे का बाजार भी बहुत नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उसी तरह मुद्रा का बाजार, करेंसी का बाजार होता है, और जितने हमारे संस्थान हैं सब के सब उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं दुनिया भर में। और ये बात अक्सर लोग नहीं ध्यान में रखते, इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अंत में जाके चाहे आपकी बिलीफ जो है, आप समाजवादी हो, आप साम्यवादी हो, या आप पूंजीपति हो, आप जो कोई भी हो, ये याद रखिएगा कि अंत में जाके सारी संस्थाओं को किसी न किसी बाजार में जाके हिस्सा लेना होता है। और हिस्सा लेने के साथ साथ जो फिर उससे जुड़ी आपसे उपेक्षाएं होती हैं, आपसे उससे जुड़े जो वादे होते हैं वो निभाने भी पड़ते हैं। तो ये उसी का हिस्सा है कि इस वक्त क्या है कि हमारे सामने एक ये प्रश्न है, एक देश की तरह, देश के तौर पे, कि हमारी जो रुपया है उसकी डिमांड नहीं है। हमारी करेंसी को बाहर के देश, बाहर के लोग, बैंक, इंस्टीट्यूशन, सरकारें, वो उसकी डिमांड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसके लिए बहुत कारण हमें, पर नहीं कर रहे, जिस कारण से हमारा रुपया गिर रहा है। ये बात तो आप सब समझते होंगे, जिस चीज की डिमांड नहीं होती वो दाम उसका कम हो जाता है, वो सस्ती हो जाती है। तो इस वक्त क्या है, करेंसी के साथ ये समस्या चल रही है, और इसीलिए क्या है, आरबीआई को कोई ना कोई इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो एक तो करा वायदा बाजार में कि भाई वायदा कर दिया कि हम आने वाले कुछ महीनों तक डॉलर बेचते रहेंगे। दूसरा फिर क्या करते हैं, जब कभी लगता है कि शायद आज या कल में ज्यादा गिर गया रुपया, या ज्यादा बड़ी एक स्लाइड आ गई, तो जिस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है एक मरीज को दवाई की डोज बढ़ा देता है, तो उसी तरह एक शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक सुबह सुबह बोलते हैं आरबीआई में कि भाई अच्छा ऐसा है, आज के दिन जो है आप 7-8 अरब डॉलर बेच दीजिए एक ही दिन में। उससे क्या होता है, रुपए की डिमांड बूस्ट हो जाती है, और सडनली आप देखते हैं कि आज के दिन रुपया चढ़ गया।
तो कुछ कुछ दिन ऐसे भी आते होंगे जिस दिन आप देखते होंगे कि आज रुपया संभल गया या चढ़ गया। तो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आरबीआई ये डिमांड क्रिएट कर पाती है। तो इसमें जो दूसरी खबर आपने बात करी थी कि अभी जो आरबीआई ने $7 अरब जो है वो सात बेचे थे बिलियन किसी, डॉलर वो जो है हेडलाइन ना? है। हाँ, फ्राइडे के हम्म, दिन। तो ये दूसरा वाला जो है ये वो वाला मैकेनिज्म है जिसमें कि हम्म, किसी एक खास दिन पे ज्यादा बड़ी सेलिंग बाइंग की जाती है ताकि उससे एक माहौल बने, माहौल क्रिएट करने की कोशिश होती है। आप हमेशा सब तो ये कर नहीं सकते क्योंकि अनंत डॉलर तो हमारे पास है नहीं, उतने ही हैं जितने हैं। तो आप ये कोशिश करते हैं कि उसको एक दिन में इस प्रकार से खर्चा जाए कि उससे एक ऐसा माहौल बने कि भाई कुछ दिन महीने जो है आपकी करेंसी स्टेबल रहे। लेकिन होता ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर है और आरबीआई जो है ये भी करता है। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है कि भाई आप खुले बाजार में जाके जो है इस तरीके से इंटरवीन करते हैं, इस तरीके से जाके कुछ ना कुछ दिशा देने की कोशिश करते हैं। और ठीक फिर है। आखिरी में बात कर लेता हूं कि भाई पहली दो बातें जो थी वो तो थी कि भाई एक जो केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है, वो कैसे अपनी करेंसी को डिफेंड करने की कोशिश करता है, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करता है। तीसरी बात जो है वो है एफडीआई की। तो हमको एक देश के तौर पे ये बात समझनी होगी कि भारत एक इंपोर्ट प्रधान देश है। वो कैसे कि भाई अगर आप बात करें कि कच्चा तेल जो है मेरे ख्याल से 85 से 87% तेल जो है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर उसी प्रकार 70-80% जितने इलेक्ट्रॉनिक्स देश में इस्तेमाल होते हैं वो भी हम इंपोर्ट करके लाते हैं। और उसके अलावा कई कई खनिज पदार्थ हैं और चीजें हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उसमें समस्या ये आती है कि इंपोर्ट का जो दाम है आप डॉलर या किसी और अंतरराष्ट्रीय करेंसी में ही चुका सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको पैसे का भंडार चाहिए, करेंसी चाहिए। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि एक्सपोर्ट्स आपके उतने ज्यादा अच्छे थे नहीं, इंपोर्ट्स आपके हमेशा ज्यादा रहे हैं हिस्टोरिकली, तो डेफिसिट रहे हैं। इसे डेफिसिट कहते हैं, जब आपकी आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट में आप चल रहे हैं। तो ये जो एक गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का, ये पूरा कैसे होता था? ये पूर्ण होता था इन्वेस्टमेंट से। यानी कि बाहर की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पेंशन फंड हैं या और जो भी आप कह लीजिए संस्थाएं हैं, वो किसी ना किसी रूप में भारत में निवेश करने आते थे। कि कोई कहता था मैं प्लांट लगाऊंगा, कोई कहता था भाई मैं शेयर खरीद लूंगा, कोई कहता था भाई मैं बॉन्ड खरीद लेता हूं। तो ऐसे करके सबको ये था कि भाई ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें रिटर्न्स अच्छे आते हैं, तो यहाँ निवेश करना चाहिए। तो उस निवेश के चक्कर में क्या होता था, हर साल आपके पास कैपिटल रिसीट्स आती थी। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है कि पूंजी जो है वो लंप सम में एक इकट्ठा एक मुश्त रकम जो होती थी वो आ जाती थी और वो पड़ी रहती थी 5-10 साल। अब जिसने किसी ने फैक्ट्री लगाई है वो अगले दिन तो वापस मांगेगा नहीं, है ना? तो 10-15-20 साल के लिए वो पैसा तो आ गया आपके पास, उससे हमारी गाड़ी चलती रहती थी अच्छे से। ठीक है, तो ना एक्सपोर्ट करने की टेंशन लेनी, इंपोर्ट जितना है बढ़िया है, और जो निवेश आ रहा है उसके दम पे हम बढ़िया चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ और है, निवेश के साथ टेक्नोलॉजी भी आती है, हाँ बिल्कुल, एक्सपर्टीज भी आती है, उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हैं जो जॉन मेनर्ड केन्स कह के गए कि अगर आप इंडस्ट्री में लगाते हो तो उसके कैपिटल नहीं अकाउंट मैं के तो फायदे अलग हैं, पर और भी कई फायदे हैं। आगे मैं चलिए। मैं मैं अभी सिर्फ अकाउंटिंग साइड पे जान के रख रहा था नहीं नहीं यार, सारी बातचीत बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जारी रखें। हाँ, तो मल्टीप्लायर की बात भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने छेड़ी है, पर उसको फिर कभी। हाँ, तो जो ये कैपिटल रिसीट्स जो पूंजी आती थी हमारे पास, इससे हमारी गाड़ी चल रही थी एक राष्ट्र के तौर पे। और आप सारे नेशनल अकाउंट्स खोल के देख लीजिए पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का दरअसल जो नींव है वो विदेशी निवेश था। कि विदेशी निवेशक जो थे वो बड़े खुश थे हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे रिफॉर्म से। जो एलपीजी रिफॉर्म जो थे, लिबरलाइज हुआ, प्राइवेटाइज हुआ, ग्लोबलाइज हुआ। अब मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि क्या गलत हुआ,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी न किसी कारण से जो निवेशक हैं वो विमुख हो गए हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से विमुख हो गए हैं कि जो नेट एफडीआई है, तो आपको निवेश दो तरीके के होते हैं, मैं समझा देता हूँ मोटे तौर पे है। पहला निवेश होता है एफडीआई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक निवेशक कह रहा है भाई मैं भारत में जाके एक गाड़ी बनाने का संयंत्र लगाऊंगा, एक प्लांट लगाऊंगा, ठीक है, मैं खुद ही उस प्लांट को चलाऊंगा और मैं उसको जो भी वहां से प्रॉफिट होगा उसको खुद कमाऊंगा। एक ये होता है, यानी कि एज अ एंटरप्रेन्योर वो आके आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है। दूसरा क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो जाते हैं शेयर्स में, वो बोलते हैं कि देखो भाई हमसे नहीं होगा, हम खुद नहीं कोई फैक्ट्री लगा सकते, हम क्या करेंगे, हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे जो अच्छा कर रही है, और उसको पूंजी मिल जाएगी, हमें मुनाफा मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। ये भी एक तरीका है अच्छा वाला। तो ये दो प्रकार के निवेश जो हैं ये बड़े अच्छे से और धड़ल्ले से हमारे पास आते रहे। और उसके कारण क्या थे कि जो एफडीआई लगाता था उसको होता था कि भाई अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, बूमिंग है, यहाँ पैसा लगाना चाहिए, और जो शेयर्स में आते थे वो बोलते थे भाई इनकी कंपनियां कमाल कर रही हैं, बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी अच्छा मुनाफा लाती हैं, तो इनमें तो पैसा डालना उसको चाहिए। एफआईआई कहते हैं ना भाई, फॉरेन जी, इंस्टीट्यूशनल हाँ, इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो में भी आते हैं। दोनों में से। एफडीआई का हाँ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप सुजुकी हैं, मारुति सब प्रयोग करते हैं, तो मारुति ने अपना प्लांट लगाया और गाड़ियां बेची, टोयोटा ने भी प्लांट लगाया, गाड़ियां बेची, ये जापानी बहुत करते हैं। लेकिन बिल्कुल। मान लीजिए अगर आप अमरीकी हैं और आप जो हैं सोचते हैं भैया हिंदुस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमसे ना हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया के शेयर खरीद लेंगे। तो हम महिंद्रा में शेयर खरीद लेंगे। बिल्कुल, महिंद्रा में शेयर खरीद लेंगे, और जब महिंद्रा जो है गाड़ी बनाएगी और बेचेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, हम उससे पैसे कमा लेंगे। तो ये अंतर है एफडीआई और जिसको एफआईआई या एफपीआई जो भी आप नाम दे लीजिए। भैया चलें आगे। ठीक है, तो अब क्या है कि किसी कारणवश दोनों ही सेक्टर्स में अगर आप आंकड़े खोल के देखेंगे तो निवेशक हमसे विमुख हो गए हैं। अब उसमें क्या होता है कि अक्सर लोग ये बोलने लगते हैं भाई इसके कारण उसके कारण। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ हम अगर भारतीय के तौर पे सोचें तो हमें यही कहना चाहिए कि भाई ठीक है हमसे विमुख हो गए, हमें खुद ही सोचना होगा, खुद ही अपने अंदर वो कारण तलाशना होगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि वो कैपिटल रिसीट्स, वो निवेश अब नहीं आ रहा, और वो और देशों में जा रहा है, वियतनाम जा रहा है, फिलीपींस भी चला गया, कोरिया में तो गया ही बहुत सारा था, तो जगह जगह जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, मैक्सिको जा रहा है इस वक्त। तो वो निवेश जो है हमसे रूठ के कहीं और जा रहा है, और जब तक वो निवेश जो है वापस नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति जो मुद्रा की है, क्योंकि अगर निवेश नहीं आएगा तो आपके रुपए की डिमांड नहीं बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी तो रुपया गिरेगा और लुढ़केगा। तो हमारे लिए जो समस्या है वो विकराल होती जाएगी जब तक एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पर कि जो डिमांड और सप्लाई है वो मैच हो जाए। और अभी जो हमें जैसे हालात दिख रहे हैं कि तेल महंगा हुआ है, या तेल के दाम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, खनिज पदार्थों के जो दाम है वो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है हमारी, खासकर जो सबसे तगड़ी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की, उस पे एआई के काले बादल मंडरा रहे हैं। तो इस वक्त अगर एक देश के तौर पे, एक अर्थव्यवस्था के तौर पे अगर हम देखें तो हमारी जो करेंसी है वो काफी प्रेशर में है, और उसको लेके हमको बहुत ही त्वरित कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो यहां से रुपया और गिर जाएगा। तो भाई जो हमारे मित्र सोच रहे हैं कि रुपया 100 पार करके 110 ही आएगा, क्या वो कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं कि क्या क्या क्योंकि वो बिजनेस में हैं, क्या हम उनकी बात सुने कि क्या हम आईएएस बहादुर की बात सुने, साहब बहादुर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले जो अर्थशास्त्र का अ नहीं जानते और इकोनॉमिक्स का ई नहीं पढ़े हैं,
उनकी बात सुनिए कि सब चंगा सी, सब चल आएगा। देखिए, अब उसमें हिंदी की कहावत है बड़ी पुरानी कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो अब तुलसीदास जो लिखे है ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। हाँ, है ना, अब जो शक्तिशाली है उसको क्या ही बोलना, वो मानेगा ही नहीं, है ना। अब बात करते हैं जो जो बिजनेसमैन आपके दोस्त हैं कि हाँ, देखिए, संभावना तो बन सकती है, क्योंकि अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में अगर हमें कोई नया ग्रोथ का इंजन नहीं मिला और कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जिससे कि हम रुपये की डिमांड बूस्ट कर पाए, तो सरल सी बात है कि जो इम्पोर्ट खरीदने का प्रेशर है वो हमको और नीचे खींचेगा और हमारे रुपए को और सस्ता करेगा डॉलर के बनिस्बत। इसमें मुझे कोई और रास्ता या चारा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक हम कोई ना कोई और सेक्टर इकोनॉमी का या तो डिस्कवर करें, या तब भगवान करें कि हमारे यहाँ ही तेल के कुएं निकल आए किसी तरह, या फिर और नहीं तो सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है वो सरप्राइजिंगली अच्छी परफॉर्मेंस दे जाए, जो हमारा हम्म, प्रीमियर एक्सपोर्ट परफॉर्मर है। हम्म, वो और वो एआई भी, अपना ले, वो एआई हाँ, अपना ले या कुछ नया इनोवेशन कर हाँ, जाए और और उस उसमें भी ये है, कारणवश ग्रोथ इंजन हो जाए। हाँ, और उसमें भी ये है कि भाई सॉफ्टवेयर में जो है बदलाव आए, पर साथ के साथ जो है जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं, वो भी बने रहें, टिके रहें, पैसा देने लायक रहें। क्योंकि अक्सर मैं कुछ लोगों को पॉडकास्ट करते सुनता हूँ और वो ये बोलते हैं कि भाई देखिए, बस 2 साल और हैं और वेस्ट बैठ जाएगा। मैं कहता हूँ भाई वो बैठ गए तो हमारे बिल कौन भरेगा यार? मतलब हमारी जो कंपनियां हैं वो किसको एक्सपोर्ट करेंगी? अगर वो, ये पहले लोग मैं देख रहा हूँ जो पहले दुकानदार हैं, मतलब मैंने ऐसे देखे जो कह रहे हैं कि हमारा ग्राहक डूब जाए। मतलब ये क्या बात बनी भाई? कोई कोई दुकान बोलता है मेरा ग्राहक का दिवालिया पिट जाए। तो अभी ये चल रहा है। और मैं अक्सर सोचता हूँ कि भाई इसमें क्या और कुछ किया जा सकता है कि लोग समझ पाएँ कि अर्थशास्त्र में आप, एक नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उन्हीं के अनुसार चल सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जो मन में आया कह दिया और बोल दिया और हो गया। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े-बड़े जो स्टेट्स थे, बहुत बड़े-बड़े जो एम्पायर्स थे, वो अभी भी उतने ही सुदृढ़ होते। भाई, एम्पायर्स और स्टेट्स की कहानी क्या है? हमारे यहाँ तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, बाकी पुराने जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो तो ट्रेजरी बोलते हैं। यूके और यूएस, मैं यहाँ यूएस में हूँ, ट्रेजरी बोलते हैं। यूके में भी तुम और मैं दोनों रहे हैं, ट्रेजरी बोलते हैं। और तिजोरी खाली तो राज्य आपका जाली। ये तो कहावत है कि ट्रेजरी जब तक है, राज्य तभी तक है, स्टेट आपकी तभी तक है जब तक आपकी ट्रेजरी भरी हुई है। और ब्रिटिश एम्पायर भी कोलैप्स इसीलिए हुआ ना, क्योंकि तिजोरी खाली हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, आज़ादी के लिए हम लोग बहुत लड़े, लेकिन 47 में आज़ादी न मिली होती हमें बिना वर्ल्ड वॉर 2 के। तो ये तो पॉल केनेडी लिख गए, बहुत से लोग लिख गए कि जब आपके खर्चे कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब आप की ट्रेजरी जो है डामाडोल होने लगती है, तब आपका बुरा हाल होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये रिस्क तो सोवियत रूस ने जो है हमारी जिंदगी में ही, हमारे जीवन काल में ही दर्शा दिया। इतना बड़ा ग्लोबल पावर था, कोल्ड वॉर लड़ी यूएस से, सुपर पावर था, और हम तो सोवियत रूस के ही कैंप में थे। और सोवियत रूस के जब बुरे दिन आए, जब उनके सितारे गर्दिश में गए, तो हमारी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हो गई। गल्फ वॉर हुई, तेल के दाम बढ़े और हमको सोना गिरवी रखना पड़ा और इकोनॉमी खोलनी पड़ी 1991 में। तो ये पिक्चर देखी हुई है, ये कोई नई पिक्चर नहीं है, ये टीवी सीरियल है, इसका नया एपिसोड है। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न ये है कि हो सकता है इंडिया के लिए क्या रिस्क है? क्योंकि
सप्लाई साइड शॉक तो सारी एशियन इकोनॉमी को मिला है, क्योंकि तेल और गैस जापान से लेकर पाकिस्तान सब इंपोर्ट कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, और हुथियों ने बाबेल मंडप भी बंद कर दिया है। ब्लैक सी में भी ड्रोन स्ट्राइक्स इत्यादि हो रही हैं, तो वहां से फर्टिलाइजर फ्यूल दोनों का निकलना मुश्किल है, फूड का भी निकलना मुश्किल है। तो सप्लाई साइड शॉक से कोरिया और जापान को कष्ट हो गया, तो क्या अगली बारी हिंदुस्तान की है? देखिए, अभी ये तो नहीं कह सकते कि अगली बारी हिंदुस्तान की है, पर हाँ, आप इनसे सीख ज़रूर ले सकते हैं कि जिस प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल खराब होता जा रहा है, तो उसमें एक जो खतरा है, जैसे अब अगर हम कहेंगे कि भाई अगर और कुछ नहीं हो रहा होता है विश्व में और सिर्फ एक ये समस्या होती कि भाई चलिए हाँ, हमारी करेंसी जो है वो थोड़ा-सा अभी ढलान की तरफ है, तो फिर भी इतनी चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो हमसे भी ताकतवर कुछ इकोनॉमीज़ हैं इस वक़्त या हमसे अच्छी वेल मैनेज्ड इकोनॉमीज़ हैं, अगर उनमें कुछ समस्या आ रही है या वह खतरे के निशान की तरफ जा रही हैं, तो हमको भी थोड़ा सँभल कर तो चलना पड़ेगा। अब ये कहना कि भई ऐसा होकर ही रहेगा, ऐसा तो अर्थशास्त्र में कहीं नहीं होता। अ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन संभावना का खेल है और संभावना जो है, वो मुझे थोड़ी-सी बढ़ती दिख रही है। ठीक है, तो मेरा जो है आखिरी सवाल है ये कि करना क्या चाहिए भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री को और आरबीआई को इस संकट से बचने के लिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड शॉर्ट पोजीशन तो ऐसा लगता है वो बात सुन के कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। वो मजाक में कहते हैं ना कि पास द पार्सल है, कि पार्सल में बॉम्ब है, तो मतलब अब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया कि अब आप बेचेंगे ही इस दाम पे। देखिए, वो सभी बैंक कुछ ना कुछ करते हैं, ये भी कर रहे हैं। बैंक ऑफ जापान को भी अभी करना पड़ा, तो ठीक है। लेकिन मतलब बैंक ऑफ जापान के पीछे यूएस ट्रेजरी खड़ी है भाई, उन्होंने यूरो स्वाहा कर दिया, उन्होंने यूरोप को जो है की तिलांजलि दे डाली। भारत के पीछे कौन खड़ा है? देखिए, भारत के पीछे अगर शुद्ध और सपाट उसमें कहा जाए तो कोई नहीं खड़ा है, हम अपने आप पे ही हैं। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा करने की जरूरत है और जिसको लेके मुझे लगता है सरकार में ही अभी बहुत बड़ा पुश बैक है, वो उनको लगता है कि जो अर्थशास्त्री हैं वो सही राह पे नहीं है, कि उनको टैक्सेशन में और राहत देने की बहुत जरूरत है और उनको जो एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जिसको बहुत बोला जाता है ना, उसको सही करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कैपिटल जो है, पूंजी जो है, उसको पासपोर्ट वीजा नहीं चाहिए होता, वो कहीं भी जा सकती है। जो कैपिटल है उसके लिए पूरा जो विश्व है वही उसका घर है, और जहां बेस्ट रिटर्न होगी वो वहीं जाएगी। फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, अरे हम बोल रहे हैं इधर, ऐसे थोड़ी होता है। उनके लिए आप भी उतने ही बड़े व्यक्ति हैं जितना लेटर से सिंगापुर का कोई अफसर होगा या कोई वियतनाम का अफसर होगा या कोई फिलीपींस का होगा, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी समीक्षा करिए कि क्यों निवेशक विमुख हो रहे हैं और इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि खासकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक खतरनाक दौर से गुजर रही है, तो उसमें हमको भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक टैक्सेशन की पॉलिसी को लेकर थोड़ा विचार विमर्श होना चाहिए और ज़्यादा, और दूसरा जो है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। अगर इस पे नहीं होगा विचार विमर्श तो ठीक है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये साइक्लिकल है, 5-6 महीने में या 1-2 साल में स्थिति बदल जाएगी, वापस सबको यहीं आना होगा। एक ये भी विचार है पॉलिसी मेकर्स का। दूसरे जो है वो ये समझते हैं कि कैपिटल जो है अगर एक बार भाग जाती है तो वापस बुलानी बहुत मुश्किल होती है। तो पहली चीज, टैक्सेशन जो टैक्स टेररिज्म है उसको टेरर कम करें और टैक्स की थोड़ी ढील करें तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जॉन मेनर्ड कीन्स ने जो कहा एनिमल स्पिरिट्स वो बढ़ेंगे,
इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएं, ठीक है। दूसरा जो कहा कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, वो भी इसी का भाग है, उससे भी वो सप्लाई साइड है, वो चोक करके रखी है इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि ये बात कईयों ने कही है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही क्रिमिनलाइज्ड है, बहुत सी चीजों की क्रिमिनल लायबिलिटी है, और कोर्ट में आप फंस गए तो बिल्कुल आप अभिमन्यु की तरह हैं, आप जो हैं सीधे जाएंगे और लेटे हुए आएंगे, चक्रव्यूह नहीं भेद पाएंगे। तो जो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट अटैक दिया हुआ है इकोनॉमी को, या दिल का बुरा हाल किया हुआ है, उसको कम करें। ये दोनों चीजें तो भाई जर्मनी के लिए भी कहीं जाती हैं ना। अभी जर्मनी ने टैक्स कम किया और जर्मनी में भी यही बात हो रही है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो भारत को और क्या करना होगा कैपिटल को कॉम्पीट करने के लिए? कोई और चीज है कि? देखिए, उपाय हमेशा सरल से ही होते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, कुछ और जरूरत नहीं है करने की। कि क्या है कि देखिए, इसमें बात आती है कि जो देश इन सरल सवालों के जो जवाब हैं उसको बगैर किसी ज्यादा सोच में पड़े आसानी से उत्तर दे देते हैं, वो अच्छे चलते हैं, उनको समस्या नहीं आती। और जो बहुत सारा ये सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं बातों को, वो फिर फंस जाते हैं। इसीलिए क्या है, सरल सी बात है कि आप टैक्सेशन को लेके थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिए। दूसरी जो है कि रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल जो है उसको थोड़ा सा आप इंडस्ट्री से ही सुझाव ले लीजिए कि क्या करना है। और एक कल्चरल है एलिमेंट उसमें, पर मुझे लगता है कि वो सिटीजन्स पे भी अप्लाई करता है, वो सिर्फ सरकार की बात नहीं है, कि आपको प्राइवेट सेक्टर को हेय दृष्टि से देखना बंद करना होगा। भारत में एक भ्रांति है कि भाई प्राइवेट है तो एक नीचे है और आप सरकारी हैं तो ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर पाई जो इस प्रकार से सोचती है। इसलिए तो ये जो बात कही, जो फ्यूडल मानसिकता है कि हम साहब हैं और हम लगान वसूलेंगे, कोड़े बरसा के वसूलेंगे, और उसके साथ सोशलिज्म का भी घुट्टी जोड़ दो कि अब हम ही जानते हैं, हम सर्वगुण संपन्न हैं, ओमनिशिएंट हैं, ऑल नोइंग हैं, कमांड कंट्रोल इकोनॉमी चलाएंगे और जनता का भी उसमें विश्वास है। तो वो हटा के थोड़ा ढील देके थोड़ा मार्केट्स को सांस लेने की कोशिश करें। वही काम करें जो डंग शियाओपिंग ने किया था 1978 में चीन में, जिससे चीन की इकोनॉमी उभरी। मोटा मोटी सार यही है मनु जी। ठीक, मनु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा समय दिया। रविवार के दिन, इतवार के दिन हम लोगों ने आज अर्थशास्त्र पे टिप्पणी की है। अंग्रेजी में हमारा वीडियो है येन पे, येन को किस तरह बचाया यूएस ट्रेजरी ने यूरो की आहुति देकर, और अब हम रुपए की चर्चा कर रहे हैं कि रुपया गिरेगा, गिरने की गुंजाइश है। मनु शर्मा ने कहा, हमारे मित्र एक तो 110 का आंकड़ा दे रहे हैं, मनु शर्मा ने कहा हो सकता है, ऐसा नहीं है होगा पर हो सकता है। और हम टिप्पणी करते रहेंगे अर्थशास्त्र पे, राजनीति पे। हमारे जियोपॉलिटिकल गुरु मनु शर्मा दोबारा अवतरित होंगे। नमस्कार।